तो आज भी हम डाउट वो प्रॉब्लम क्लास ही रखूंगा गेट बैच में, ठीक है ना, जो कल कर रहे थे, और कल से मैं नया थ्योरी स्टार्ट करूंगा। तो कल से आज मैं प्रॉब्लम ही करवा देता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो कल हम लोग जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसी को मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले, हैं ना, इस सिलेबस के। तो उसी को मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ और कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो तो अभी जैसे ये किसका है, गेट का है ना। हाँ, तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया ना, जैसे इतना किया है। तो ये वाला पार्ट हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया था। कल हम लोग इसके बेस्ड जो भी गेट के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे, कल जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे क्लास में, वो सब गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो सब गेट में आया हुआ था। तो आज भी उसी को कंटिन्यू करता हूँ, सो दैट आपको ये आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अगले क्लास में मैं यहाँ से कल से मैं ये वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। कौन सा स्टार्ट करूँ, कैलकुलस से या मैट्रिक्स थ्योरी, क्या स्टार्ट किया जाए, देख लो तुम्हें जो ठीक लगता है। या तो यही से स्टार्ट कर दूंगा, कराना सारा है ना। तो कैलकुलस ही कर लो, इसमें हेल्प होगा। तो अभी मैं इसको कल से स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट। और हम लोग कल से इसकी थ्योरी स्टार्ट करूंगा। पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम स्टैट्स पे वापस आएंगे। तो अभी क्वेश्चंस देख लो, जो कल कंटिन्यू कर रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कल 36 तक हम लोग पहुंच गए थे लास्ट क्लास में, ये नंबरिंग जो है ना, ये सब क्वेश्चन हमने कल किया था ना, ये वाला किया था तुम लोगों ने, किया होगा ना। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, ये पहले किए हैं कि नहीं। हम लोग कहाँ थे क्लास क्लास में, हम लोग वो वेरिएंस, मैक्सिमम वेरिएंस वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। ये सब तो हो गया था पीडीएफ वाले में, चलो। ये क्वेश्चन कल किए थे कि नहीं, 49 वाला, जो रेगुलर है। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। पूछिए क्या कह रहा है अमरजीत ये।
पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ अमरजीत बताओ। नहीं हमारा क्लास रहता है 12 बजे तक, अभी क्लास में ही हूँ मैं। डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो, कुछ टाइम शायद मांग लो, कुछ टाइम दे देंगे तो ठीक है। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट की जगह पे अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नहीं है ना तुम्हारे पास तो वो। हाँ तो या तो तो भाई वैलिड कैसे है जब 1 अप्रैल के बाद का मांग रहे, 1 अप्रैल के बाद का है तो फिर वैलिड कैसे है? तो या तो वही अपलोड कर दो, डिक्लेरेशन अपलोड कर दो, फिर नया बनवा लो तुम अभी, है ना। तो नया। हाँ तो डिक्लेरेशन अपलोड करके बनवा लो बाकी दिन, है ना, कुछ टाइम लेके। हाँ मिलेगा ना, उसमें दे रखा होगा ना, डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है उसने। हाँ तो जब दे ही रखा है तो टाइम देंगे ना, इसलिए दे रखा है उन्होंने। हम्म। ओके। हाँ जी भाई बताओ। तो एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो क्या आंसर होगा, मतलब एक्स इज नॉर्मल 0 1। तो इसका आंसर बताओ, सॉल्व करें क्विकली। सर ऑप्शन ही है। ए बाकी लोग।
हाँ जी, बाकी लोग मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? अब जो लोग क्लास में हो पेन पेपर लेके बैठे होगे सॉल्व करो, नहीं तो क्या क्लास में टाइम पास क्यों कर रहे हो? ये है। आह, देख लो सॉल्व कर लो, अगर नहीं हुआ है तो बताओ तो मैं कर दूंगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब है जो तुम्हें खुद सॉल्व करना है, जो मैं बता रहा हूँ तुम खुद सॉल्व कर सकते हो ये सब। लेकिन अभी है कि चलो देख लेते हैं। ये सब तुमने किया ही है पहले सॉल्व। और अभी मैंने ये थ्योरम पढ़े थे रिसेंटली, है ना। सो ये हमने अभी क्लास में कुछ दिन पहले ये सब क्वेश्चंस तीनों जो है, क्या चार है, नहीं ये तीन क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने क्लास में थ्योरम पढ़े हैं, तो डायरेक्ट थ्योरम से हो जाएगा। देखो तुम लोग सॉल्व करके। और नहीं हो रहा है, इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर या तो मैं मान लूंगा कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सॉल्व कर लिए हैं ये चीज़ें हैं, तो उनका सॉल्व हो गया होगा इसलिए बोल नहीं रहे। तो जिनका ना हो आप बताओ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व तो बोलना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 52, 53, 54 तीनों क्वेश्चन स्टैट्स का, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है आप लोगों का। और नहीं हो रहा है तो भी बताओ, है ना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। अदरवाइज नहीं बताओगे तो मतलब मैं मान लूंगा आपने सॉल्व कर लिया है, ये चीज़ है। और ये सब गेट के ही क्वेश्चंस हैं, गेट के पहले के क्वेश्चंस हैं ये। तो गेट पीवाई क्यों है ये सब, तो इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। फास्ट का मुझे वन बाई टेन मीन इक्वल टू वन बाई टेन हुई वाई फॉलो एक्सपोनेंशियल टेन सो मीन इक्वल टू वन बाई टेन। ओके, तो आप ये करो x1 x2 xn इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है। सो है ना। तो क्या बोलना चाह रहा है, x1 है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1, है ना। तो रेट यहाँ x1 है एक्सपोनेंशियल रेट 1 है, x2 का एक्सपोनेंशियल रेट 2 है ना, मीन 1/2 कह रहा है। तो रेट 2, तो आपका कितना 1/10 आ रहा है। ठीक है देखते हैं। मीन वन बाई टेन हाँ देखते रुक है जाओ। पैरामीटर मीन वन। x3 एक्सपोनेंशियल रेट 3
एन x4 एक्सपोनेंशियल रेट 4, क्योंकि मीन अब ये मिनिमम हमने थ्योरम पढ़ा था, है ना, थ्योरम हमने पढ़ा है क्लास में कि अगर x1 x2 x3 x4, x1 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 है, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 है, x3 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 3 है एंड x4 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 4 है, लैम्डा रेट है, तो देन मिनिमम विल फॉलो एक्सपोनेंशियल एंड रेट ऐड हो जाएगी. सो यहाँ से जो ये y है दैट विल हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो 1 + 2 + 3 + 4 10 हो गया. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y पूछा ना आपसे, हाँ, एक्सपोने विथ मीन इक्वल टू, हाँ, तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 10 है, तो यहाँ से ई वाई जो हो जाएगा आपका, ओके. सो इस क्वेश्चन में ठीक है, तो इसका जो ई वाई है दैट इज 1/10, तो इसका आंसर है 0.10. ठीक है, करेक्ट है आपका. सेकेंड बताइए. मतलब सॉल्व करे, खुद को चेक करो तुम कर पा रहे नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं क्लास करना, छोड़ो क्लास को छोड़ के तैयारी वारी करो आराम से, छोड़ दो तैयारी वारी, ये है. क्योंकि सीखोगे नहीं तो क्या ही फायदा है, और ट्राई भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मेरा भी. इसलिए ट्राई करो और बताओ आंसर. नहीं कर पा रहे तो देखो क्या वजह है, तुम मुझसे पूछो, बताओ, फिर मैं उस पर काम करूंगा कि भाई क्या दिक्कत है. क्योंकि एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन ही आना है और वो तुम्हें सॉल्व करना ही है. नहीं सॉल्व होगा तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये है. सर वो जो शेष वाला है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 2 3 होगी, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आंसर 1/3 होगी. हाँ, इसका जो थ्योरम था क्या था, ज्योमेट्रिक में कंडीशनल क्या होता है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोर्ट 1 से. सर 1/3 होगी. हाँ, तो x1 गिवन x1 + x2 = 4 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, और सेट क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म ऑन 1 2 3. अच्छा, तो मेरे पूछ. को सिंस इसका वो ट्रायल वाला केस है. हाँ हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी. सो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, तो 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी 1/3 होगी. हर पॉइंट पे 1/3 तो होगी, चाहे आप 1 पे 2 पे 3 पे. यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ईच पॉइंट पे इक्वल मास है, तो 1/3 1/3 1/3, तो ईच पे तो पूछा गया है दिस प्रोबेबिलिटी इज, तो ये 1/3 आ गया, ये सही है, दिस इज 1/3. सो ये थ्योरम था ज्योमेट्रिक में, जो कंडीशनल एक्स गिवन x + y का डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होता है, तो उससे आ जाएगा. ये बताओ 53. हाँ, x2 अगर रहा था तो भी 1/3 होता. x2 हाँ, तब भी वही आंसर होता. क्योंकि आप वो थ्योरम देखिए, उसमें जो हमारे पास था ज्योमेट्रिक वाला जो केस था, तो आपको ये थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम है, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, तो उसमें ये था कि थ्योरम में
ना। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करो आपको दिखेगा कि थ्योरम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि थ्योरम ही तो जानना जरूरी है। तो इसमें ये था कि एक्स आई, चलो मान लो x1 कॉमा x2 IID ज्योमेट्रिक P है। तो ज्योमेट्रिक कौन सा वाला P है? अगर पहला मान लो ये वाला PMF है, अगर PMF ये वाला है Q की पावर x इंटू पी, तो x यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वाले केस में x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर t, ये होगा यूनिफॉर्म 0 1 2 अप टू t तक, है ना, ये था। और सेम इसका भी यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि IID है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी दूसरा वाला केस में वो बता ही रखा है पहले हमने। अगर PMF ज्योमेट्रिक का दूसरा वाला है Q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 है, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। अच्छा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा ना, सो यहाँ 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ स्टार्ट होगा 1 2 और ये t माइनस 1 पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 होगा तो t माइनस 1 टेगा, तो ये हो गया। सेम दूसरे के लिए भी है, आप अगर x2 गिवन लिखेंगे तब भी ये आंसर आएगा। सो x2 गिवन x1 प्लस x2 बराबर ये जो होगा यूनिफॉर्म 1 2 अप टू t माइनस 1। सो सेम ही होगा, कोई फर्क, क्योंकि IID है ना, तो IID है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है भाई, तो दो तो हो गया। 53 का बताओ। बाकी लोग, क्या आपका 1/, इसका आंसर 1/2 आ रहा है? बाकी लोग बताइए। हाँ, इस पे क्या बोला है कि इसने कहा है कि x बी अ नंबर ऑफ हेड्स इन, x नंबर ऑफ हेड्स है 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन। तो बताइए x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे? x है नंबर ऑफ हेड्स इन द 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर? 1/2, क्योंकि अनबायस्ड है ना, फेयर क्वाइन है। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? y क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ फेयर क्वाइन बाई पर्सन 2, मतलब 2 पर्सन है, 2 कॉइन है, तो एक पर्सन 4 बार टॉस कर रहा है कॉइन को, दूसरा पर्सन 4 बार टॉस कर रहा है दूसरे कॉइन को। सो y का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये भी 4,1/2 होगा। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बताओ सपोर्ट क्या है? x का सपोर्ट है 0 1 2 3 4, y का भी सपोर्ट है 0 1 2 3 4। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर y होगी? तो इसका क्या मतलब है? ये जो 53 है, तो अरे यार, तो इसमें क्या पूछा है? क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू वाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मान लो x की वैल्यू t है तो y की वैल्यू भी t होगी, जहाँ t की वैल्यू 0 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकती है। मतलब x0 y0 और x1 y1 और x2 y2 x3 y3 x4 y4 दोनों इक्वल है, तो दोनों 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, यही पॉसिबिलिटी है। तो एक साथ लिख दिया हमने। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, खोलेंगे तो क्या आएगा? और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट जब है तो क्या होगा? t बराबर 0 to 4
x बराबर t इंटू वाई बराबर t। t कॉमन क्यों है? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, इसलिए t कॉमन है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो t फ्रॉम 0 to 4, सो कितना आएगा? जब बाई x तो बाइनोमियल 4,1/2 था, y इज ऑल्सो बाइनोमियल 4,1/2, तो इसका आ गया 4 चूज t हाफ की पावर 4। ये भी सेम ही आएगा, 4 चूज t हाफ की पावर 4। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो जब आप इसको 1/2 की पावर 8 बाहर आ जाएगी, तो 1/2 की पावर 8 हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो समेसन 4 चूज टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी फ्रॉम 0 to 4। वैसे भी खोल सकते हो, अगर सीधा सीधा खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधा ओपन कर लो, तो 1 ये कितना हो गया 256, 2 की पावर 8 कितना 256, इसको ओपन कर लो, 4c1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4c2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4c3 4c3 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 4c4, अच्छा एक मिनट मैंने थोड़ा गलत, हाँ 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 वो छूट गया गलती से, ठीक है हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 रह गया ना, 1, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, ये हो गया। अब बताइए कितना आ गया? 1/2 आएगा? तो आपका आंसर गलत आया ना, चेक कीजिए कितना आएगा। ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है 70/256, एक बार देखिए ऐड करके वो कितना आ रहा है। सर 35/128। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये सब है ना, ज़्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, बट फिर भी अगर जो लोग नहीं कर पा रहे तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, और ये सब जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैम के पीवाई को देखेंगे उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप तीनों क्वेश्चन हो गया होगा सबका, है ना? तो ये सब बेसिक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और अभी नहीं सीखोगे तो एग्जाम में नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। ये सब 2 वेरिएबल का अभी पढ़ा नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। ये हमने पहले ही कर रखा है। अच्छा ये तो ये किया था आप लोगों ने पहले ना, सॉल्व किया था कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, किया होगा मुझे लगता है उसमें, जब आप सीडीएफ कर रहे होंगे तब। ये ज्योमेट्रिक का है हालांकि, है ना? तो वो सॉल्व किया होगा पहले आप लोगों ने। हाँ किसी ने पूछा था उस दिन, हाँ याद आ रहा है मुझे, सही बात है, ये क्लास में करा रखा है मैंने, देख लेना पुराने डाउट में किसी ने पूछा था। तो ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है क्लास में, जो लोग रेगुलर होंगे उनको पता होगा। ये भी हमने क्लास में कर रखा है, जब हम लोग पीडीएफ जिस दिन कर रहे होंगे उस दिन, पीडीएफ वाले टॉपिक में। ये एमजीएफ जिस दिन एमजीएफ कर रहे थे, ये हमने क्लास में कर रखा है एमजीएफ वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये सब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, तो इसको रहने दो। अब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, जैसे ये है लेकिन यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल है, तभी रहने दो इसको। कल कोई पूछ रहा था इन्फिनिटी ऑफन का मतलब क्या होती है, तो इन्फिनिटली ऑफन है, तो आगे आएगा बोरेल कैंटिलीलेमा, उसमें यूज़ होगा ये। ये कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस अभी पढ़े नहीं हो। अच्छा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट, एमबीयूई की बात कर रहा है। सो अभी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कंडीशनल पढ़ा है नहीं ना, अभी कंडीशनल नहीं पढ़ा, हमने ज्वाइंट पढ़ा ही नहीं है, तो अभी ज्वाइंट आगे स्टार्ट होगा। तो अभी 1 वेरिएबल हमने, जस्ट 1 वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल पढ़ा ना सिंगल वेरिएबल में। ये तो आपने किए होंगे जब हम लोग रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो ये रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पे था, ये रैंडम वेरिएबल है ये नहीं है, तो भी क्लास में कर रखा है। तो ये सब आपको रिवाइज करना ना पड़ेगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, वरना भूल जाओगे सब। ये भी किया होगा पहले, हमने सॉल्व किए हैं सीडीएफ वाले टॉपिक में।
ये वाला पार्ट देखो, ये भी सॉल्व किया जब क्वांटाइल क्वार्टाइल कर रहे थे तब हमने ये क्वेश्चन किया था। ये वाला पार्ट किए थे। ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, ये पता है कंडीशनल कैसे निकलेगा? बताओ, ये एक्सपेक्टेशन है किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करके देखो समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या अप्रोच यूज होगा, कैसे यूज करेंगे? तो ये पूछा है आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो मैं इसके लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। अगर ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन जीरो। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। अगर मान लीजिए एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मान लो एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होगा? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स निकालोगे, सो ये होगा समेशन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। ठीक है ना, जो भी एक्स की वैल्यू है उस पर हो जाएगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछ लिया है कि जी एक्स गिवन एक्स बिलोंग टू सम सेट, मान लो ए कोई सेट है जहां ए कोई रियल नंबर है। एक्सपेक्टेशन ए का ऊपर होगा ना। ए सबसेट ऑफ आर है मान लो, है ना। तो एक्सपेक्टेशन जी एक्स ये हो गया गिवन, तो इसका मतलब होगा अब ये होगा समेशन जी एक्स इंटू पी एम एफ। यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, और चूंकि ये गिवन है तो साथ में कंडीशनल पीएमएफ भी यूज होगी, है ना। तो कंडीशनल पीएमएफ आप यूज करेंगे, सो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए। सो ये इसका फॉर्मूला है। तो जब आपको ऐसा कुछ अप्रोच हो तो ये थ्योरम आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन है, रिमार्क समझ लो या जैसे भी। तो इसको अप्लाई करो, क्या आएगा? तो इस अप्रोच को यूज करो, ये फॉर्मूला लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स मोर देन जीरो है, तो ए आपका है जीरो से इन्फिनिटी। तो आप इसको ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई करके आंसर बताइए, तो फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। एक बार सॉल्व करके देखो, कर पाओगे तो। ये क्या आंसर आएगा? ये सब गेट के क्वेश्चन ही हैं। जीरो तो इंक्लूड नहीं होगी ना, वन हाँ, से होगी। हाँ यहाँ वन से होगा क्योंकि यहाँ तो जीरो इंक्लूडेड है ही नहीं। तो वन से स्टार्ट करेंगे सपोर्ट आप, यस।
हाँ एक मिनट, तो ये आ गया ना, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप कर पा रहे होंगे तो मैं सॉल्व करूँ या हो गया ना, तो मतलब कर पाओगे, मेन ये फॉर्मूला लगाना है। अब सिंपल ये आपको सीरीज को सॉल्व करना है या ये प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, तो आप अगर कर पा रहे हैं तो है ना, ए आई थिंक करेक्ट भी है, ऑप्शन में ए ही होगा ऑफिशियल आंसर के में। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो बताओ। तो ये सब गेट 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 गेट का है। ये ज्वाइंट का है, ज्वाइंट अभी नहीं पढ़े हैं, छोड़ दो अभी। ये तो आपने किया था, ये हमने पहले सॉल्व किए थे है ना, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरत नहीं है वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की, जस्ट वाई की जगह लॉग रख दो, हमने क्लास में सॉल्व किया था ये क्वेश्चन। तो ये भी क्लास में किया था, सी डी एफ निकालना है ना, पहले आप वैल्यू निकाल लो फिर बाद में लिमिट ले लो, ये है। इसका ट्राई करके देखो, इसका अभी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, इसका बताओ क्या आंसर होगा। आराम से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो बताओ फिर मैं सॉल्व करूंगा, और नहीं बताओगे तो टाइम वेस्ट होगा। सॉल्व करो, आंसर बताओ। X be a positive valued continuous random variable with finite mean. Y is greatest integer function of x. So कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, इज आर ट्रू, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। सी, ओनली सी, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो ओनली सी होगा या और भी हो सकता है। देखो ऐसे दिख रहा है इनमें से कोई एक सही होगा, और इनमें से कोई एक सही होगा, ए बी में से कोई एक सही होगी, जस्ट उल्टा है ना, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज किया है, लेस देन को मोर देन को लेस देन, तो जस्ट इनइक्वालिटी चेंज किया है। और यहाँ भी इनइक्वालिटी, तो कोई एक ही, मतलब इनमें से एक ट्रू होगा, उनमें से एक ट्रू होगा, ए बी में से एक सही होगा और सी डी में से एक सही होगा। तो आप एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर सकते हैं बाकी को। ऐसा मुझे लग रहा है, आप चेक करके देखिए क्या सही है। ऑप्शन डी होगा, नीचे में सी डी में। हम्म, चलो मान लो जैसे यूनिफॉर्म 01 ले लूँ मैं अभी के लिए, इसने कहा पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और तो यहाँ से ई एक्स आ गया हमारा कितना, 1/2, और अगर मैं वाई, वाई इक्वल टू जीरो। इसका सपोर्ट, क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच है तो इसका सपोर्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो डीजेनरेट हो गया, y बराबर 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड 1, तो ये 1 आ जाएगी।
तो y बराबर 0 मतलब डीजेनरेट हो गया, कहने का मतलब कि इसी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ y कितनी आ जाएगी, 0। तो ये हमने एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया सुटेबल, जो उसने कहा था कि x कॉन्टिन्यूस है, y ग्रेटेशन फंक्शन है, तो क्या होगा। तो ई एक्स हमने निकाला 1/2, ई वाई निकाला 0। तो 1/2 लेस देन 0, नो, तो ये तो गलत हो गया, तो सी इज आउट। तो अब बाकी कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, अब प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि इनमें से एक ही ट्रू होगा, या तो ये होगा या वो होगा। क्योंकि वो गलत है तो ये सही होगा। अब कोई भी एग्जाम्पल लोगे यही ट्रू होगा। क्या करके देखते हैं, या एक काम करते हैं, और भी तरीका हमारे पास है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो एक्स और वाई में यहाँ क्या रिलेशन है, अगर आप देखेंगे तो वाई तो एक्स कॉन्टिन्यूअस है ना। तो जब हम लिखते हैं y बराबर स्मॉल y, जब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, या पीएमएफ निकालना चाहोगे या प्रूफ करना चाहो, प्रूफ भी हो जाएगा, ये प्रूफ लिखेंगे तो। ग्राफ से बताइए। ग्राफ बना के देखो, क्या कहना चाह रहे हो ग्राफ। क्योंकि ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स का है ना, तो ये पीछे होगा, तो यहाँ से होगा क्या, ग्राफ किसका बनाओगे, किसका ग्राफ बनाना चाहते हो आप। सर y का और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना के जो हम देख रहे थे एरिया कंपेयर करके निकाल देते हैं कि किसी पॉइंट पे एक पॉइंट को रैंडम पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेके उसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कंपेयर कर रहे थे कि किसके अंडर का एरिया ज़्यादा होगा। तो कीजिए उस, हमें तो पता ही नहीं y का x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, x कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मान लो तुम x नॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ 0 है, जब x 0 से 1 में है तो हमारा y 0 हो जाएगा, है ना। जब x 1 से तो 2, y इक्वल टू x लिए स्ट्रेट लाइन में, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x दो फंक्शन लिए थे, तो y इक्वल टू x लिए स्ट्रेट लाइन। हाँ फिर, सर ग्रेट स्टेप फंक्शन लिए, हम्म तो स्टेप फंक्शन हमेशा इस लाइन के राइट हैंड साइड में रहेगा। फिर तो सर अगर ए बी को देखना है तो सर उसके अंडर का स्टेप फंक्शन के अंडर का जो एरिया है वो हमेशा ना स्ट्रेट लाइन के ये जो स्लोप ये लाइन है इसके अंडर का एरिया से कम रहेगा। जो है देख लो आप, जो कहना चाह रहे हो, यहाँ से है ना, जैसे हम एसी का बनाते हैं यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 0 1 में 1 है, बाकी में 0 है, बाकी में 0 है। तो इसमें क्या हुआ कि 0 पे ही पूरा प्रोबेबिलिटी आ गया, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी इधर शिफ्ट हो गया, तो ये शिफ्ट हो गया, तो सो एक्स का मीन ना कहीं यहाँ होगा। हो क्या रहा है, ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या कहते हैं, एक्स 1 से 2 में है, तो वाई 1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जा रही है ना एक्स से। अच्छा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ y और x में क्या रिलेशन होगा, अगर मैं y और x को कंपेयर करूँ, अगर ऐसा है तो y x में क्या रिलेशन है। y इज लेस देन x। ठीक है ना, x is less than y less than equal to x plus 1। ऐसा तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वलिटी होता है, अग, राइट हैंड साइड अगर पे मान लो मैं इंटीजर लेता हूँ, जैसे इंटीजर लूंगा तो इक्वल आ जाएगी, और अगर मैं मान लो 1 पॉइंट x को लिया 1.5, तो y क्या होगी, 1 हो जाएगी। y will be between x to x plus 1। y will be between x to x plus 1 जिसमें कि x plus 1 पे सिर्फ लेस देन होगा और x पे इक्वल टू भी हो जाएगा। y is between x plus 1 to एक साइड में x plus 1 राइट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में x plus 1 देंगे, लेफ्ट साइड में x देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। x के साथ इक्वल टू लगा देंगे। हम्म तो ये आप कहना चाह रहे हैं y बराबर, मैं ये लूंगा, चलो मैं x को जैसे रखा 1.5, तो y क्या होगा, 1 1। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 मोर देन इक्वल टू 1.5 लेस देन इक्वल टू 2.5। दिमाग वाग नहीं है क्या। हम्म कुछ भी बोलते रहते।
ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है ये? सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपोनेंशियल के लिए वो ट्रू होगा सर। नहीं नहीं, कुछ भी लेंगे ट्रू तो कुछ भी के लिए होगा। तो कहाँ से पढ़ गया हो? ये कहाँ से लिखो? ये सही दिख रहा है आपको? 1 बड़ा है 1.5 से। सर सिर्फ y इज लेस देन x होगा, x y इज लेस देन इक्वल टू x। तो कुछ भी बना दो अपनी मर्जी से, कोई रूल होता होगा ना, या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे, जो बोल दोगे वही सही है, कुछ भी। ठीक है भाई, कंपेयर कर लो यहाँ से अब। तो इसमें है कि कौन ज़्यादा है, तो ई एक्स है ना, तो ई एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है ना, चूंकि एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से, और वाई तो डिस्क्रीट है यहाँ पे, तो एक्स कॉन्टिन्यूअस है वाई डिस्क्रीट है, तो कभी एक्स वाई इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से ई वाई की वैल्यू लेस देन होगी ई एक्स से, ठीक है ना। एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ज़रूरी तो है नहीं कि इक्वल होगा, तो इसीलिए यहाँ से क्या आ गया, ई वाई लेस देन ई एक्स। एक मिनट, ई वाई लेस देन ई एक्स, हाँ सही तो है। तो यहाँ से एक देखो, हम लोग ये जानते एक थ्योरम था कि जब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, सो ई एक्स लेस देन इक्वल टू ई वाई होगा, ठीक है ना, ये है। लेकिन यहाँ चूंकि वाई डिस्क्रीट है, एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का मीन तो इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स बराबर वाई की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो जीरो ही आएगी ना, इसीलिए वाई बराबर एक्स की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी क्योंकि एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसीलिए ये रिलेशन आ रहा है यहाँ से, y लेस देन इक्वल टू एक्स है और x कॉन्टिन्यूअस है, y डिस्क्रीट है, इसलिए ई वाई लेस देन ई एक्स होगा हमेशा। तो ये प्रूफ हो गया, अगर प्रूफ करना हो तो इस तरह से। एनीवे बाकी देख लो, ये भी देखना, ये भी आसान है। जैसे मैं अभी बोल दूँ कि फॉर ऑल यू मोर देन इक्वल टू जीरो बोला है, तो मैं एग्जाम्पल से ही मैं ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकता हूँ। क्यों प्रूफ प्रूफ के चक्कर में पढ़ूंगा? प्रूफ एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है कि हम प्रूफ करते रहेंगे। तो इसी एग्जाम्पल में इसको चेक कर लो, मान लो मैं u की जगह, इसने कहा u कोई भी मोर देन इक्वल टू जीरो लो, u की जगह मैं अगर रख दूं यहाँ पे, लेट से स्मॉल u की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, चलो। सो मैंने स्मॉल u की वैल्यू 1/2 रख दिया। तो चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं, y लेस देन इक्वल टू 1/2, तो y मेरा क्या है, यहाँ तो y डिजेनरेट है, तो ये 1 आ जाएगी। 1 लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगी। तो ये ट्रू है क्या? नहीं, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया। चेक कर लो आप, y मोर देन इक्वल टू 1/2, तो ये 0 आएगा। लेस देन इक्वल टू ये 1/2 आएगा। तो हमने डिस्कार्ड करना है एक ऑप्शन को, एक एग्जाम्पल लिया उसी से सारा काम हो गया। क्यों प्रूफ प्रूफ के चक्कर में पड़ेंगे, इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करने 3 घंटे में, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने हैं हमें, ये चीज़ है। 65 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा 3 घंटे के अंदर? 180 मिनट है, तो देखना होगा कि 1 2 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तभी तो होगा। एनीवे इसका ये आंसर है। ये तो अभी अपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखा था लास्ट क्लास में, तो उससे हो जाएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन से। ये तो सी डी एफ का, ये सी डी एफ, इसका सी डी एफ क्या आएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो सी डी एफ का डेरिवेटिव यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो ये गलत है।
तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे, ये तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ भाई, इसको सॉल्व कर पाओगे? बताओ क्या क्या ट्रू है, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है ये जस्ट आप प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लगाओगे ना, उससे भी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जैसे ये x एक्सपोनेंशियल 1 है, तो इसका जो CDF अगर आप निकालोगे तो CDF आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, और थ्योरम था x यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप फाइंड करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगी। 2 ई की पावर माइनस एक्स जो होगा यूनिफॉर्म 0 2 होगा। 2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 यूनिफॉर्म माइनस 1 1 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है ना। अब ये देख लो, ये हमने अभी क्लास में भी क्वेश्चन ये कराया था ट्रांसफॉर्मेशन में, कि ये एक्सपोनेंशियल 1 है, तो ये x का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का, ये आएगा ज्योमेट्रिक p। अच्छा, ये तो PMF ही लिख रखा है, p इज दिस। सो ये हो गया p इंटू, अगर आप ये देखोगे तो ये जो y का PMF लिखा है ये है p इंटू क्यू की पावर k, एंड k फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो इजिली आप, अगर y की जगह रख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, k2k+1, k2k+1 में आप इंटीग्रेट कर लो इसको, है ना। तो x की वैल्यू k2k+1 में इंटीग्रेट करोगे, यही आंसर आएगा। तो ये भी ट्रू है एक्चुअली, दिस इज ट्रू, इसमें CD ट्रू होगा। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये बताओ, इसका आंसर बताओ, ये भी अभी अभी देखा था ना फॉर्मूला, उस पर बेस्ड हो जाएगा ये। इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया, पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ से हमें पूछा है, इसको माइनस ही कर लो। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ। अभी ये क्वेश्चन इस तरह का भी आपने सॉल्व किया था पॉइजन के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए क्विकली। सर सी और डी ऑप्शन ट्रंकेटेड है। हाँ ट्रंकेटेड है, C और D दोनों ट्रंकेटेड है। यहाँ हाफ लिखा हुआ है, ये हाफ है, ये जब पेज के अंदर ढक गया ना, ये हाफ है, ट्रंकेटेड है हाँ। ठीक है ना, तो ये मोर देन ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो मोर देन 1/2। अब चेक कीजिए इन चारों में से कौन सा इज आर ट्रू है, ये MSQ है एक्चुअली। सर बी ट्रू है। भी आ रहा है,
ओके, मोर देन 1 है तो एक से ज़्यादा ट्रू होगा आपका। देखिए जब ईज आर हो ना तो इसका मतलब हो सकता है मोर देन 1 करेक्ट हो, अब हो सकता है एक भी करेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि जस्ट एक ही ऑप्शन करेक्ट हो। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में सर क्या बताया? अभी तो लिखाए थे, ये लगाइए ना। ठीक है सर। जब भी अंडर एक्स गिवन है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में थोड़ी है, जस्ट वन वेरिएबल में, ये तो वन वेरिएबल में ही है एक्चुअली। तो सर 1 आ रहा है एक्सपेक्टेशन एक्स को। अच्छा, एक्सपेक्टेशन एक्स का 1 आ गया, ओके। तो हो सकता है ये ट्रू हो, देन सर डी ऑप्शन है। अब आंसर के देखना पड़ेगा, मतलब सॉल्व कर पाओगे, सिंपल है फॉर्मूले से, यस सर। तो वो ई एक्स सीधा सीधा लगा लेंगे। तो ई एक्स निकालना यहाँ तो आसान है, ई एक्स में क्या होगा, जीरो पे तो है ना जीरो हो जाएगा, बाकी ये होता है ना समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स फ्रॉम सर जीरो टू वो बी इन्फिनिटी। ऑप्शन होगा। हाँ बी ऑप्शन होगा, हाफ में भूल गया था। ई हाँ, की पावर -1 हाफ तो टू जीरो, जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग, तो मेनली ये वन से ही स्टार्ट होगी, तो वन से इन्फिनिटी, और x इंटू पी एम एफ, तो x की जगह आप k लिख सकते हैं, इधर k लिख रहे हैं तो आप k लिख लीजिए। सो k यहाँ स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो ये हो गया k इंटू, सो ये आ जाएगा k इंटू एक्स बराबर k निकालेंगे तो e की पावर -1 2 इंटू के फैक्टोरियल। अब अगर इसको आप 2 को बाहर कर लेते x, अच्छा e की पावर -1 1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको हम। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, इसमें हम लोग 1/2 बाहर कर देते हैं, तो बचा k इंटू ई की पावर -1 1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, k फ्रॉम अभी है 1 से इन्फिनिटी, लेकिन अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तो ये पॉइजन 1 का एक्सपेक्टेशन हो जाता। अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तो ये होता मीन ऑफ पॉइजन विथ लैम्डा 1, तो कोई सर बात वो नहीं। कैंसिल करके बना देंगे, के अ, को कैंसिल करेंगे हो जाएगा। हाँ, तो आप जीरो को इंक्लूड एक्सक्लूड कर लीजिए, हो जाएगा उससे। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे, सो 1/2 बाहर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन 1, तो पॉइजन 1 का एक्सपेक्टेशन 1 आ जाएगा। अब हमने जीरो से ले लिया, हमने इसको जीरो से इसको स्टार्ट कर दिया, तो जब जीरो से इंक्लूड कर देंगे तो हम जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटाएंगे, तो एक्स्ट्रा टर्म हमने कितना इंक्लूड कर लिया, जीरो रखने पे जो आएगा, तो जीरो रखने पे क्या आएगा, अच्छा वो तो जीरो ही हो गया फिर तो। सर ओ, जीरो ही होगा, तो कुछ तो, अंदर में वन, हाँ तो टू कुछ, ही आ जाएगा। कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है ना, तो ये तो ऐसे ही आ गया। तो जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा ना ये तो। सर कांस्टेंट को बाहर करके भी कर सकते थे ना। किसको बाहर करके, जैसे हाँ सर 1/k-1 फैक्टोरियल हो जाता। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा देते। तो वो भी कर सकते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, उससे भी मतलब एक क्वेश्चन कई सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो दैट वाज आल्सो अ वे, बट ये भी एक तरीका है। सो ये आ गया, हाफ आ गया, तो हाफ तो लेस देन 1 है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। इन दोनों में से एक ट्रू होगा, अब कौन सा ट्रू है ना, इन दोनों में से एक ट्रू है, इन दोनों में से एक ट्रू होगा। अब ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन पॉइजन वाला था तो वहाँ दिया था, यहाँ भी ऐसे ही है। सो इसको अगर आप लिखेंगे, सो दैट विल बी, ये पूछ रहा है आपसे
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन जीरो, तो इसका मतलब समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स मोर देन जीरो, तो 1 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन जीरो, ये आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप लिख देंगे एक्स का के भी लिख सकते हो, के वहाँ है ना, तो आप चाहो तो के लिख लो, सो यहाँ के हो जाएगा। और जब के लिखोगे तो समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के इंटू, अब पी एम एफ क्या है वहाँ पे, वही चीज़ है, ई की पावर -1 अपॉन 2k फैक्टोरियल। तो फिर से सेम स्टोरी होगी, मैं जीरो को जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो पे तो जीरो ही होगी, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 1 की पावर लैम्डा कर देता हूँ, तो 1 की पावर लैम्डा कितना है, लैम्डा, लैम्डा की पावर के, सॉरी, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के, सो के कर दिया अपनी मर्जी से। और इसको जीरो से स्टार्ट कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि मोर देन जीरो था। तो यहाँ देखो आंसर क्या आ जाएगा, तो सिमिलर वे में आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/2 बाहर कर देंगे, और ये मीन हो जाएगा पॉइजन 1 का, तो पॉइजन 1 का मीन कितना 1, और अपॉन प्रोबेबिलिटी एट जीरो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट जीरो, सो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 माइनस 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2, और ये 1/2 माइनस ई की पावर माइनस होता है 1/1 माइनस ई की पावर -1। सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, तो सिंप्लीफाई कर लोगे सो 1/e हो जाएगा, तो e अपॉन 1 माइनस ई, इसको अप्रॉक्सीमेट कर लो कितना होगा, सो 2.718। इससे कैसे नेगेटिव कैसे आ गया, अच्छा एक्सपेक्टेशन नेगेटिव तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस ई होगा ना, नहीं नहीं ये e -1 कैसे लिए सर डिनोमिनेटर, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे है ना, x बराबर 0 आपको दे रखा है ना, ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन जीरो है, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 माइनस जीरो, जीरो पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो वही यूज़ कर लिया, तो रख दीजिए, उसको रख दिया हमने ओपन करके। तो यहाँ से आ गया ई अपॉन, यहाँ देखो कैलकुलेशन 1/e, ई अपॉन ई -1 होगा, नॉट 1 माइनस ई, सो ई -1 1.718। अच्छा ये तो हाँ, तो ये 1 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो 1 से भी ज़्यादा होगा, तो ये कह रहा है कि हाफ से ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हाफ से ज़्यादा तो होगा, ये तो डी वाला करेक्ट होगा। सो ये 1 से भी ज़्यादा है ना 2.7, तो ये 1 से भी ज़्यादा होगा। सर k इक्वल टू 0 1 टू इंफिनिटी को 0 टू इंफिनिटी ये कैसे चेंज किया। वही बोल रहा हूँ, अगर जीरो को इंक्लूड करोगे तो कितना एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो रहा है, एक हाँ वो एक उसको घटा करो, वो क्या है वो टर्म, वो दिया हुआ है 1/2 नहीं 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 समझे नहीं आप, इंटू 1 प्लस 1/e। अभी ये मेरा 1 से इन्फिनिटी है, चलो अब मैं इसमें 0 से इन्फिनिटी कर देता हूँ, तो एक टर्म इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उसको एक्सक्लूड करो आप, तो वो क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 1 1 कैसे करना पड़ेगा, अरे भाई यहाँ के भी तो है, इस क्वांटिटी की वैल्यू के बराबर 0 पे क्या आएगी, 0 तो फिर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 पे 0 है वैल्यू, तो इंक्लूड कर दो एक्सक्लूड कर दो, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो इसको 0 से स्टार्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1 से इन्फिनिटी था, हमने 0 से इन्फिनिटी कर दिया, तो हम देखेंगे 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसको सब्ट्रैक्ट करते, तो 0 पे तो 0 ही आ रही है, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो सेम ही रह गया। 0 पे तो दूसरा वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको ना ऐड करेंगे। अरे भाई हम सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अरे यार यहाँ हम लिख रहे हैं के इंटू ई की पावर -1/2k फैक्टोरियल, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब मुझे ये सीरीज का सम चाहिए, बताइए, सर हाफ होगा। अभी तो किया था यही चीज़, अभी यहाँ किया हमने तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, यही चीज़ तो यहाँ भी किया था मैंने, यहाँ 1 से इन्फिनिटी था, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी किया था हमने, वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, कोई कुछ अलग नहीं हो रहा, सेम ही चीज़, जो ये हुआ है न्यूमरेटर में वही हो रहा है, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम हो रहा है, जो ये हुआ है ना न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम हुआ है, मतलब ये समझो जो पहला पार्ट है न्यूमरेटर में वही तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। यहाँ भी हमने 1 से इन्फिनिटी था, तो यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी किया, देखा कितना, इसकी वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगी, तो 0 आई, 0 घटाया था, यहाँ भी कर लो आप, 0 घटा लो, क्या दिक्कत है, 0 से स्टार्ट करके 0 घटा लो, हमारा प्रोबेबिलिटी का यहाँ काम ही नहीं, हमें सीरीज सॉल्व करना है एक्चुअली। और अगर प्रोबेबिलिटी लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, बाहर के है ना, तो ये के क्या कर देगा,
फिर उसका क्या मतलब है उसका प्रोबेबिलिटी लिखने का? अपने हिसाब से आप सॉल्व करके देखो, इसमें क्या है, ये सीरीज सॉल्व करना है मुझे। सो मैं इसमें अगर इसको, ये चीज़ k बराबर 0 से इन्फिनिटी में यही आएगी, इसमें कोई नया थोड़ी है, ये सेम ही तो है दोनों। तुम 0 रखोगे ये 0 हो जाएगी, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो सेम ही बात है दोनों, इसको इसके इक्वल कर दो। तो ये सब सॉल्व कर लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कितने साल तक कराऊंगा, बच्चे पता नहीं सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? और जो सॉल्व कर रहे होगे उनका ही रिजल्ट आएगा, यही है। ये तो कल, अच्छा कल हम यहाँ तक कल भी पहुँचे थे शायद, नहीं नहीं कल उसमें नहीं पहुँचे थे, यहाँ जैम वालों को करवा रहे थे, जो वापस आ गए यहीं पे। वापस कैसे आ गए भाई? ये सब आपने पहले कर रखा है ना, ये सब तो पहले कर ही रखा आप लोगों ने। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ाया नहीं, तो इसको रहने दो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अभी। बाकी ये सब तो कर ही पा रहे होंगे, अभी हमने एमजीएफ जस्ट डिस्कस किया है, तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। मीन वेरिएंस, हाँ ये तो किया था हमने पहले, ये किया होगा आपने, बाइनोमियल है तो मीन वेरिएंस लगा के आप कर लोगे, तो किया होगा हमने क्लास में। सो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ये सब क्वेश्चंस। ये ज्वाइंट का है, ज्वाइंट का भी रहने दो। ये मीन मैक्स, हाँ ऐसे मीन मैक्स तो किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है या ऐसे ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा है ना। अगर आपसे पूछे, देखो मीन मैक्स, हालांकि ज्वाइंट की जरूरत नहीं हमें, मीन मैक्स से हम काम चला सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, मी ये सब पूछा है, यूवी का वेरिएंस कर पाओगे ये? तो ट्राई करना, ये सब करके आओ, सॉल्व है ना, विदाउट क्लास कर लेते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत है, सॉल्व करेंगे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमें। तो इसी असाइनमेंट ग्रुप में मैंने भेजा था, आज भी भेजा था, आज या कल, शायद कल ही भेजा था ना, कल बोला था बच्चों ने, तो हाँ, तो उसको आप सॉल्व करो और देखो, जो डाउट हो आप पूछो, है ना, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि मार्क्स उस तरह आएंगे, नहीं सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार सोचो, देखो ध्यान से। तो हमें यहाँ देखना है, सर फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? लगाइए, जो भी लगा सकते हो, उसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, कुछ भी लगा सकते हैं, मेन है सही आंसर निकालना। आप लगाइए जो भी लगा सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वो जरूरी है। सर यूवी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूवी का डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं सर, यू और वी का। हाँ वही बोल रहा हूँ, यू और वी का डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, पीएमएफ आप निकाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है यूवी के डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
चलो मैं यहाँ फोर्थ वाला तो बहुत आसान है, फोर्थ वन तो काफ़ी इजी है। देखो डी वाला ये बोला है x जो है बाइनोमियल कितना है 18,1/2, y जो है बाइनोमियल 20,1/2 और दोनों इंडिपेंडेंट भी है। ठीक, तो अभी हमने क्लास में देखा था। सो बताइए सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सर ऑप्शन ए ट्रू। अच्छा ए ट्रू है। अभी इसका बात कर रहा हूँ डी। बताओ x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिनको समझ आ रहा है? x बाइनोमियल 18/1/2 है, y बाइनोमियल 21/2 है और एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट है। सो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल 38,5। आपको पता होगा x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np है, तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो उसके हिसाब से 38 माइनस एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ये मान लो x है, 38 1/2 सेम। तो यही सब आपको दिमाग लगाने हैं ना, तब तो आंसर पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि डी तो ओके है। ठीक है, अब आते हैं, चलो जो पहला वाला बात करते हैं, u प्लस भी। बी गलत है। हाँ अच्छा, मैक्सिमम ऑफ यू भी प्लस मिनिमम ऑफ यू भी, मुझे ये बताइए इन दोनों को ऐड करेंगे, मैक्सिमम ऑफ यू भी प्लस मिनिमम ऑफ यू भी क्या हो जाएगा? सर एक्स प्लस वाई। हाँ अच्छा सॉरी, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई था ना, हाँ एक्स वाई, एक मिनट, मैक्सिमम ऑफ नॉट यू भी, एक्स वाई था ना क्वेश्चन में, हाँ यू प्लस वी की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू प्लस वी, सो इज मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई। सो मैक्सिमम मिनिमम को ऐड करोगे तो ये एक्चुअली हमेशा एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। और मैं कल भी एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आप ये नहीं समझ आ रहा था आप यहाँ से समझो, मैक्स ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला लिखा था हमने हाफ एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स माइनस वाई का मॉड। मिनिमम ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला लिखा था हाफ मिनिमम में प्लस, अच्छा सॉरी मैक्सिमम में प्लस मिनिमम में माइनस, यस ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ से मैक्स ऑफ एक्स वाई प्लस मीन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। चेक करके देखिए आप लोग, है। और जब ऐसा है, जब दो रैंडम वेरिएबल इक्वल है, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स आर इक्वल, तो यहाँ से ये समझ आया कि u प्लस वी बराबर एक्स प्लस वाई, तो इसका एक्सपेक्टेशन भी तो इक्वल होगा, तो यू वी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। चलो इसी में साथ में भी पूछ लेता हूँ। अब अभी हमने प्लस की बात की, अब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ। बताओ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स वाई, ये किसके इक्वल आएगा? यस, क्योंकि जब x मोर देन y होगा तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, जब y मोर देन x है तो y माइनस एक्स बन जाएगा। तो दोनों कैसे पॉजिटिव आंसर आने हैं, तो मॉड x माइनस वाई। तो यहाँ से ये समझ आया कि u माइनस वी इज इक्वल टू दिस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u माइनस, और ये सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है, नॉट फॉर द बाइनोमियल ओनली। चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो जाए। यहाँ भी जो लिख रहा हूँ ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है, चाहे बाइनोमियल हो या बाइनोमियल ना हो, स्टिल ये रिजल्ट ट्रू रहेगा आपका। तो ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स माइनस वाई। हो गया। अब देख लो ऑप्शन इधर आके, तो बाइनोमियल है तो भी ठीक है, नहीं है तो, अब ये कह रहा v माइनस यू, वी क्या था मैक्सिमम, मैक्स माइनस में, ये ट्रू है। तो ये बाइनोमियल के लिए नहीं, किसी के लिए भी ट्रू है, तो हमें इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ही नहीं है इन दोनों ऑप्शन को। ये आप u प्लस वी यू माइनस वी, तो अभी u प्लस वी आपने देखा था, u प्लस वी तो x प्लस वाई हो गया, ये देखा ना लास्ट जो स्क्रीन था कि u प्लस वी तो x प्लस वाई हो गया। तो u प्लस वी का मीन निकालना मतलब x प्लस वाई का मीन निकालना, और x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है यहाँ से, तो बताइए x प्लस वाई का मीन कितना आ गया, 19। तो ये ओके है। u प्लस वी का वेरिएंस निकालने का मतलब x प्लस वाई का वेरिएंस निकालना, और इसका वेरिएंस क्या होगा, एन पी क्यू। सो 19/2 आ जाएगा, ये 16 लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया, 19/2 आना चाहिए।
सो वेरिएंस ऑफ u प्लस वी मतलब x प्लस वाई, तो ये 19/2 आएगा। ये तो 16 लिख दिया, गलत लिख दिया, तो हो गया। तो सर x प्लस वाई है वो जैसे बाइनोमियल 38 को हम हाफ फॉलो कर रहे हैं, यस तो 38 माइनस x प्लस वाई भी वही करेगा 38, मतलब। अच्छा n माइनस आपने y बोल, मतलब आपने उसको z ले लिया x प्लस वाई को, जी जी मान लो ये z है, हाँ। और n माइनस z का भी डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा। अरे भाई तुम एक तो क्लास तुम लोग ढंग से करते नहीं हो थ्योरीज। ये बाइनोमियल एनपी है, जब थ्योरीज नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे होगा? तो पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो। ये थ्योरम होता है, इसको लगाया हमने, समझ आया कि नहीं? तो x बाइनोमियल एनपी है तो n माइनस एक्स, तो x की जगह x प्लस वाई है, n की जगह 38 है। ये n जो है ये n ये डिनोमिनेटर वाला यूज होता है ना। कौन सा डिनोमिनेटर वाला? आई मीन अगर इसको k माइनस एक्स लिखेंगे तो ये बाइनोमियल k कॉमा 1 माइनस p फॉलो करेगा। नहीं करेगा, ऊपर वाला n करेगा। वो कुछ फॉलो करेगा ही नहीं। अगर k माइनस एक्स लिखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल आएगा, फिर क्या आएगा चेक कीजिए। जैसे मान लो बाइनोमियल तुम्हारा 2,1/2 है, तो x का सपोर्ट है 0 1 2। कोई बोलता है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स निकालो क्या आएगा? तो 1 माइनस एक्स का सपोर्ट हो जाएगा 1 0 -1। ये क्या बाइनोमियल कैसे फॉलो करेगा? बाइनोमियल का सपोर्ट तो 0 to n होता है। ठीक है ठीक है। तो ये मान लो x था, x और ये n माइनस एक्स। सपोज के ग्रेटर देन n होगा तो भी वो बाइनोमियल कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होगा ना। जी नहीं, n के अलावा कुछ भी होगा तो बाइनोमियल नहीं आएगा। वो n है इसलिए बाइनोमियल है, क्योंकि वो n माइनस एक्स का सपोर्ट वही आ जाएगा जो x का सपोर्ट है, इसीलिए। तो ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं। शुरू में मुश्किल लग रहा है, देखो क्या क्या मुश्किल है। तो आपको ढंग से प्रैक्टिस करोगे, आपको अप्रोच पता चल जाएगा, तो आंसर इजीली आ जाएगा। ये सब है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो इसमें टोटल 978 पेज है। अगर आप क्वेश्चन ढूंढ के करोगे रैंडम वेरिएबल का, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको खुद करने होंगे सॉल्व। तो आज तो यही स्टॉप कर रहा हूँ, अगले क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सो है ना, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो अभी पढ़ा आपने, जितना अभी पढ़ा हुआ है उसके बेस पे, जैसे ये तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पे है, ये सब आगे कंडीशनल पे आएगा। तो ये सब कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट वाला डाउट क्लास कर लेता हूँ, तो अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो कल हम लोग ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा ये, अभी इसको होल्ड किया मैंने, अब ये वाला पोर्शन मैथमेटिक्स पोर्शन करने के बाद करेंगे। तो अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। लास्ट 2-3 क्लास में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था। अभी ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा एक मैथ्स पोर्शन करने के बाद। तो अभी मैं अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अभी अगले कुछ क्लास तक ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, है ना। तब हम लोग फिर यहाँ जॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो ये सब से हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, है ना। उसके बाद ये करेंगे, फिर एक बार मैथ्स पोर्शन कर लेंगे। मान लो इसको कंप्लीट ही कर दूंगा यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं कंप्लीट ही कर दूंगा। उसके बाद एक बार मैथ्स पोर्शन करने के बाद ये हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग ये कर लेंगे मैट्रिक्स थ्योरी। मैट्रिक्स थ्योरी करने के बाद फिर आगे हो गया स्टोकेस्टिक प्रोसेस से पहले एस्टिमेशन और टेस्टिंग कर लेंगे, फिर वो सब करेंगे। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।